औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम एंड वेलकम टू शाइनिंग स्टार्स एकेडमी। आज के इस लेक्चर में हम नेशनल बुक फाउंडेशन बायोलॉजी क्लास 9 उसका यूनिट नंबर 2 स्टडी करेंगे, जो कि बायोडाइवर्सिटी है। बायोडाइवर्सिटी इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ 2 वर्ड्स। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी 2 वर्ड्स का कम्बिनेशन है, बायो एंड डाइवर्सिटी, जिसमें बायो मीन्स लाइफ एंड डाइवर्सिटी मीन्स वेराइटी। इट मीन्स बायोडाइवर्सिटी इज़ द स्टडी ऑफ वेराइटी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। ठीक है, अर्थ पे मौजूद जितनी भी वैरायटी ऑफ लाइफ है वो जब हम स्टडी करते हैं तो वो किसके अंडर आता है, बायोडाइवर्सिटी आता है। ठीक है, और बायोडाइवर्सिटी में हम स्टडी करेंगे कि किस तरह से, किस बेसिस पे हमने लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासेस में क्लासीफाई किया हुआ है। ये सारा चैप्टर असल में क्लासिफिकेशन से रिलेटेड है। क्लासिफिकेशन के ज़रिए जो लाइफ की स्टडी है वो हमारी ईजी हो जाती है। ठीक है, मतलब हम मुख्तलिफ़ तरह की स्पीशीज़ के बारे में स्टडी हमारी ईजी हो जाती है। जब सारे ऑर्गेनिजम्स को हमने ग्रुप में डाला हुआ है तो उस ग्रुप की स्टडी करेंगे तो इट मीन्स हम उन सारी स्पीशीज़ की स्टडी कर चुके हैं। ठीक है, तो ये क्लासिफिकेशन इज़ द वे दैट मेक स्टडी ऑफ लाइफ ईजियर। ठीक है, तो इसमें बायोडाइवर्सिटी में सबसे पहले उन्होंने बायोडाइवर्सिटी का इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन बताया हुआ है। अगर हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करें तो लिविंग ऑर्गेनिज्म, जहाँ पे वर्ड लिविंग आ जाता है, इट मीन्स जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी बेसिक नीड्स, जिसमें हमारे पास रेस्पायरेशन आ जाती है, न्यूट्रिशन आ जाती है, एक्सक्रीशन आ जाती है, रिप्रोडक्शन आ जाती है, ग्रोथ आ जाती है, ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स में कॉमन होती हैं। ठीक है, ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स सिमिलर होती हैं। ठीक है, और लेकिन इनमें बहुत सारे डिफरेंसेस भी हैं जिसकी बेस पे हम कहते हैं कि हमारे पास लाइफ में वैरायटी है, और वो हम किसके अंडर स्टडी करते हैं, बायोडाइवर्सिटी के अंडर स्टडी करते हैं। बायोडाइवर्सिटी की इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस भी हैं और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी हैं। इकोलॉजिकल और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के लिहाज से देखें तो इकोलॉजिकल, अगर हम ट्रीज़ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में आते हैं, वैरायटी ऑफ ट्रीज़ पाई जाती हैं, वैरायटी ऑफ प्लांट्स हैं, और ये हम कुछ ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं, कुछ ट्रीज़ ऐसी हैं जो हम शेल्टर के लिए ग्रो करते हैं, कुछ ट्रीज़ फर्नीचर वगैरह बनाने के लिए हम ग्रो करते हैं। तो ट्रीज़ को जब हम फर्नीचर वगैरह के लिए ग्रो करें तो ये हमारे पास क्या है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है उसकी। ठीक है, और इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस देखें तो क्लीन, हमारे ट्रीज़ हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन रखते हैं। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको जस्ट सुनने हैं। ठीक है, याद करने हैं आपने यहाँ से। बायोडाइवर्सिटी इज़ डिफाइंड एज द वेराइटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ। ठीक है, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की वैरायटी है अर्थ के ऊपर, उसको हम क्या बोलते हैं, बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों का एक बॉक्स है, बॉक्स में कुछ इंपॉर्टेंट बात की गई है, इसको भी एक बार स्टडी कर लेते हैं ताकि आपको एक बार आपकी नज़र से ये गुजर जाए। नेचुरल बायोडाइवर्सिटी हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है, क्लीन वाटर प्रोवाइड करती है और एयर प्रोवाइड करती है। नेचुरल बायोडाइवर्सिटी ट्रीज़ क्या करते हैं, ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, वाटर और एयर को क्लीन करने का बायस बनते हैं, और दे हेल्प कार्बन साइकिल एंड फिक्स न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, कार्बन साइकिल को एटमॉस्फेयर में कार्बन को सर्कुलेट करने में हेल्प करती हैं और कार्बन न्यूट्रिएंट्स को फिक्स करने में हेल्प करती हैं, और ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, प्लांट्स की ग्रोथ को इम्प्रूव करती हैं। पेस्ट जो हैं ये भी हमारे पास नेचुरल बायोडाइवर्सिटी में आती हैं। पेस्ट आर कंट्रोल्ड बाय ऑर्गेनिज्म सच एज इंसेक्ट्स, बर्ड्स एंड फंजाई। पेस्ट जो हैं ये डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी हम इन्हें बोल सकते हैं, लेकिन में मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी इंक्लूडेड होती हैं, और इनको कंट्रोल कौन करता है, जो अल्लाह ताला ने हम कायनात का निज़ाम रखा है उसमें इंसेक्ट्स हैं, बर्ड्स हैं, फंजाई हैं, वो पेस्ट्स को भी कंट्रोल करते हैं। ठीक है, इंसेक्ट्स जो हैं वो इनको ईट अप कर लेते हैं, जिसके बायस पेस्ट की पॉपुलेशन रिड्यूस हो जाती है। दे हेल्प प्रोटेक्ट अगेंस्ट फ्लडिंग एंड रेगुलेट क्लाइमेट। ठीक है, फ्लडिंग के अगेंस्ट हम बहुत ज़्यादा जब ट्रीज़ उगाते हैं तो वो सॉइल को टाइटली बाउंड कर लेती है, जिससे जब फ्लडिंग वगैरह होती है तो वो उसको अपने साथ नहीं लेकर जाती। ये भी एक बेनिफिट है नेचुरल बायोडाइवर्सिटी का। इसके अलावा क्लाइमेट को रेगुलेट करते हैं, हमारा जो सीजन्स हैं उनको रेगुलेट करते हैं। दे हेल्प इन पोलिनेशन एंड क्रॉप प्रोडक्शन। ठीक है, पोलिनेशन में हेल्प करते हैं इंसेक्ट्स के ज़रिए। जो कुछ प्लांट्स हमारे ऐसे होते हैं जो इंसेक्ट पोलिनेटेड होते हैं, तो इट मीन्स कि जो नेचुरल बायोडाइवर्सिटी वो पोलिनेशन में भी हेल्प करती है। बायोडाइवर्सिटी प्रोवाइड्स आवर फूड स्टफ एंड मेडिसिन डिराइव्ड मेनली फ्रॉम प्लांट्स। ठीक है, इसके अलावा ये हमें ऐसी मेडिसिन या फूड प्रोवाइड करती है जो हम कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, प्लांट से ऑब्टेन करते हैं। जो ज़्यादातर हमारा फूड मटीरियल है वो हमें प्लांट्स ही से मिलता है। द इंडस्ट्रियल मटीरियल सच एज बिल्डिंग मटीरियल, फाइबर्स, डाइज, रेजिन्स, गम्स, एडहेसिव्स, रबर एंड ऑयल, ETC ये हमें कहाँ से मिलते हैं,
मिलते हैं, सारे के सारे प्लांट्स से मिलते हैं, ठीक है। और प्लांट्स किसके अंडर आते हैं, नेचुरल बायोडाइवर्सिटी के अंडर आते हैं। ये इसमें कुछ चीज़ें थी जो आप लोगों के माइंड में से, आप लोगों के नज़र से एक बार गुजरनी ज़रूरी थी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन हम क्या किसको बोलते हैं, ग्रुपिंग को, ग्रुपिंग ऑफ रिलेटेड फैक्ट्स इनटू क्लासेस, ठीक है। कि कोई भी स्पीशीज़ जिनमें कुछ चीज़ें कॉमन होती हैं, तो उन कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स की बेस पे हम उन्हें एक ग्रुप में क्लासीफाई कर देते हैं, ग्रुप में उसे रख देते हैं, और ये प्रोसेस क्या कहलाता है, क्लासिफिकेशन कहलाता है, ठीक है। इट इज़ प्रोसेस विच ब्रिंग्स टुगेदर लाइक थिंग्स एंड सेपरेट अनलाइक थिंग्स, जो एक जैसी चीज़ों को एक दूसरे के करीब एक दूसरे के साथ ले आता है, और जो एक जैसी नहीं होती उनको वो अलग कर देता है, ठीक है। क्लासिफिकेशन की इंपॉर्टेंस ये है कि ये स्टडी ऑफ वैरायटी ऑफ लाइफ को ईजियर बनाता है। इट मेक स्टडी ऑफ वैरायटी ऑफ लाइफ ईजियर। क्लासिफिकेशन क्या है, ग्रुपिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। क्लासिफिकेशन को हम सिंपली कैसे डिफाइन करते हैं, ग्रुपिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंसेस इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन, ठीक है। ये सिंपल डेफिनेशन है, ये आप लोगों को आनी चाहिए। डिफाइन क्लासिफिकेशन बाज़ औक़ात आ जाता है इसमें क्वेश्चन, डिफाइन क्लासिफिकेशन एंड गिव्स द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन की डेफिनेशन क्या है, द ग्रुपिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंसेस इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। और एम्स और ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो यहाँ पे नीचे इन्होंने एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्लासिफिकेशन दिया हुआ है। सबसे पहला एम क्या है कि हम क्लासिफिकेशन के ज़रिए ऑर्गेनिजम्स में सिमिलरिटीज़ और डिफरेंसेस डिटरमिन करते हैं, फिर उन सिमिलरिटीज़ और डिफरेंसेस की बेस पे हम उन्हें अरेंज करते हैं ग्रुप्स में, और उनमें आइडेंटिफाई करते हैं ऑर्गेनिजम्स को टू स्टडी दम सिस्टमैटिकली। सिस्टमैटिकली मीन्स कि वो उनका ओरिजिन का क्या है, कहाँ से वो इवॉल्व हुई हैं, ठीक है। ये चीज़ ये हमारा एम होता है क्लासिफिकेशन का, और टू फाइंड आउट एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स अमंग ऑर्गेनिजम्स, और मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स के बीच में क्या एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है, कि मतलब इनका ओरिजिन क्या था और किस बेस की वजह से वो एक दूसरे से आज डिफरेंस है। जैसे कहते हैं कि इंसान जो है वो पहले मतलब इंसान जानवरों से इवॉल्व हुआ है, ठीक है। तो आज जो जानवर हैं मतलब वो चार टांगों पे मूव करते हैं, लेकिन ह्यूमन बींग्स हैं वो 2 लेग्स पे अपनी लोकोमोशन शो करता है। तो इसमें क्या ओरिजिन है, क्या वो चीज़ थी, मतलब क्या वो चेंजेस थी जिसकी बेस पे प्लांट जो ह्यूमन बींग्स है वो एनिमल से इतना मॉडिफाई होकर सामने आया। तो ये सारा स्टडी करने के लिए हम क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन का प्रोसेस करते हैं, ठीक है। इसके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं क्लासिफिकेशन के, टू डिटरमिन सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंसेस between organisms, to arrange organisms on the basis of similarities and differences, and third is identify the organisms to study them systematically, ठीक है। सिस्टमैटिक स्टडी में हम उनका क्या करते हैं, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप देखते हैं बिटवीन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, और फिर इवॉल्व होने की रीज़न फाइंड आउट करते हैं कि वो किस तरह से दूसरे ऑर्गेनिज्म से इवॉल्व हो चुके हैं, ठीक है। ये आप लोगों के 4 एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्लासिफिकेशन है। इसका क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया है कि इसका क्वेश्चन आता है डिफाइन क्लासिफिकेशन एंड राइट डाउन द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है। एडवांटेजेस ऑफ क्लासिफिकेशन हम बता चुके हैं कि जब भी हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं तो इट मेक्स टू स्टडी देम इजी, ठीक है। तो हम इजीली उनको स्टडी कर सकते हैं। बायोलॉजिस्ट हैव डिवाइस्ड वेज ऑफ ग्रुपिंग ऑर्गेनिजम्स। द ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन, ठीक है। ऑर्गेनिजम्स की ग्रुपिंग ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंसेस इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। ये बात ऊपर हो चुकी है। टेक्सोनमी हमने फर्स्ट चैप्टर में बायोलॉजी की ब्रांचेस में पढ़ी थी, जिसमें मैंने आपको बताया था टेक्सा मीन्स क्लास एंड नोमी मीन्स नेमिंग, ठीक है। कि हम ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करते हैं, उनको क्लासेस में डिवाइड करते हैं एंड देन उनको नेम करते हैं। तो ये सारा का सारा ये सारी की सारी जो प्रोसेस है ये किसके अंडर आता है, टेक्सोनमी में आता है, ठीक है। ये ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है जो कंसर्न करती है विद आइडेंटिफिकेशन, नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। ये आप लोगों का इसके बारे में यहाँ पे आप लोगों की क्लासिफिकेशन की डेफिनेशन थी, टेक्सोनॉमी की डेफिनेशन है। ये 2 डेफिनेशंस आप लोगों ने यहाँ से करनी है। नेक्स्ट यहाँ पे एक डेफिनेशन है सिस्टमैटिक्स की। सिस्टमैटिक्स हम पढ़ चुके हैं। यहाँ जब ये सिस्टमैटिकली ऑर्गेनिजम्स को आइडेंटिफाई करने की बात हुई थी तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जब भी हम ऑर्गेनिजम्स को
स्टडी ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, तो वो क्या कहलाता है, सिस्टमैटिक्स कहलाता है। ठीक है, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप इज कॉल्ड टेक्सोनॉमी। कि जब भी हम ऑर्गेनिजम्स को साइंटिफिकली स्टडी करते हैं और ये देखते हैं कि उनका एक दूसरे से एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप क्या है, तो वो किस में आता है, सिस्टमैटिक्स में आता है। और सिस्टमैटिक्स भी ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है, तो यहाँ से एक और ब्रांच ऑफ बायोलॉजी सिस्टमैटिक्स आ गई, और टेक्सोनॉमी आप लोग ऑलरेडी उससे फैमिलियर। यहाँ से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता था वो यही था, डिफाइन क्लासिफिकेशन एंड राइट डाउन द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स भी आप लोगों को बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। फिंगर टिप्स पे ये जो चीज़ें हैं एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, ये आप लोगों की फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए, सिर्फ इस क्लास के लिए नहीं, ये आप लोगों को आगे भी बहुत ज़्यादा यूज़ होंगे ये चीज़ें। नेक्स्ट है हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन। एक्सरसाइज में क्वेश्चन भी है कि राइट डाउन द हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन, तो ये भी आप लोगों का यहाँ कवर हो जाएगा। ठीक है, क्लासिफिकेशन का जो फादर था, हम जो सबसे पहले क्लासिफिकेशन का प्रोसेस इंट्रोड्यूस करवाया था वो एरिस्टोटल ने कराया था, इसलिए हम इसे बोलते हैं, एरिस्टोटल को बोलते हैं फादर ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, फादर ऑफ क्लासिफिकेशन हम एरिस्टोटल को बोलते हैं। ये चीज़ आप लोगों ने ऑब्जेक्टिव्स के लिए याद रखनी है। द ग्रीक फिलोसफर एरिस्टोटल वॉज द फर्स्ट पर्सन हु क्लासिफाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म्स। ठीक है, लेटर ऑन 1700s में अबू अस्मा अल-जाहिस डिस्क्राइब्ड 350 स्पीशीज़ ऑफ एनिमल्स। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स में अब यहाँ से आप लोगों के ऑब्जेक्टिव्स बनेंगे। पहला ऑब्जेक्टिव एरिस्टोटल के बारे में था, जो पहला बंदा था जिसने क्लासिफिकेशन का प्रोसेस इंट्रोड्यूस करवाया था। ठीक है, और 1700s में अबू उसामा अल-जाहिस ने 350 स्पीशीज़ डिस्क्राइब की थी एनिमल्स की। ठीक है, कितनी स्पीशीज़ डिस्क्राइब की थी और कब की थी, 1700s में, और किसने की थी, तो तीनों तरह से ये क्वेश्चन आ सकता है। तो तीनों तरह से आप लोगों ने याद रखना है। 1700s में अबू उसामा अल-जाहिस ने एनिमल्स की 350 स्पीशीज़ डिस्क्राइब की थी। ठीक है, और इन द एंड ऑफ 15th सेंचुरी, ठीक है, 15th सेंचुरी के आखिर में मैनी बायोलॉजिस्ट हैव वर्कड ऑन क्लासिफिकेशन मेथड। बहुत सारे बायोलॉजिस्ट ने क्लासिफिकेशन मेथड पे वर्क किया था, जिसमें से कुछ के नेम्स नीचे मेंशन है और उन्होंने किस तरह से क्लासिफिकेशन की थी ऑर्गेनिजम्स की, वो भी आप लोगों को एक्सप्लेन की गई है। ठीक है, तो ऊपर से हमने 2 ऑब्जेक्टिव्स पढ़े। ठीक है, 2 लाइन्स ऐसी थी जो आप लोगों की ऑब्जेक्टिव्स के लिए इंपॉर्टेंट थी। अब फर्दर जिन लोगों ने क्लासिफिकेशन में अपना हाथ आगे बढ़ाया था वो क्या है, एंड्रिया सिसेल्पाइनो, जिसने अपना वर्क दिया था 1519 to 1603। ठीक है, मतलब 1519 से 1603 इसकी हम डेट ऑफ बर्थ 1590s में हुई थी और डेथ 1603 में हुई थी। ठीक है, इसने किस पे काम किया था, प्लांट्स पे। ठीक है, और उसने प्लांट्स को डिवाइड किया था 15 ग्रुप्स में, और उन्होंने उन ग्रुप्स को क्या नाम दिया था, जेनरा का नाम दिया था। ठीक है, इसने जो एंड्रिया है, अगर हम ऊपर अबू उसामा अल-जाहिस की बात करें तो उसने एनिमल्स की स्पीशीज़ पे वर्क किया था और उसने 350 स्पीशीज़ एनिमल्स की डिस्क्राइब की थी। लेकिन एंड्रिया सिसेल्पाइनो जो है ये प्लांट्स की स्पीशीज़ पे वर्क कर रहा है और ये प्लांट्स को डिवाइड कर रहा है 15 ग्रुप्स में, और हर ग्रुप को वो क्या नाम दे रहा है, जेनरा का नाम दे रहा है। ठीक है, फिर जॉन रे था जिसने 1627 से 1705 में, कब की थी, 1625 डेट ऑफ बर्थ एंड ईयर ऑफ डेथ 1705। इसने अपना काम दिया था क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स पे। इसने भी अपना वर्क इस पे पब्लिश किया था, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। ठीक है, नेक्स्ट है टॉर्नेफोर्ट ने 1956 से 1708 इसका लाइफ रेंज है, और इसने इंट्रोड्यूस कराई थी, टर्म्स इंट्रोड्यूस कराई थी, जिसमें क्लास और स्पीशीज़ ने टर्म इंट्रोड्यूस कराई थी। ठीक है, मतलब इसने टेक्सा यूनिट इंट्रोड्यूस कराया था, जिसमें क्लास और स्पीशीज़ ने दो यूनिट्स इंट्रोड्यूस करवाए थे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास कार्लस लीनियस है। कार्लस लीनियस ने 1707 ईयर ऑफ बर्थ एंड ईयर ऑफ डेथ 1778, जिसने ग्रुप स्पीशीज़ को क्लासीफाई किया था ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज़ इन फिज़िकल कैरेक्टरिस्टिक्स मीन्स उनकी अपीयरेंस कैसी है, उनकी ज़ाहरी शक्ल सूरत कैसी है, उस बेस पे इसने स्पीशीज़ की ग्रुपिंग की थी। ठीक है,
ये आप लोगों का था हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में। ये लॉन्ग क्वेश्चन आपका अगर ये लर्न कर लें तो आप लोगों का एक क्वेश्चन कवर हो जाएगा जिसमें हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में आपसे पूछा गया है, लेकिन अभी भी ये कंटिन्यू है। अकॉर्डिंग टू अर्लियर क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑर्गेनिजम्स वर क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप्स। ठीक है, सबसे पहले ऑर्गेनिजम्स को 2 किंगडम्स में डिवाइड किया गया था, उसके बाद 3 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आया था एंड देन 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, अगर हम क्लासिफिकेशन सिस्टम देखें तो हमारे पास 3 तरह के क्लासिफिकेशन सिस्टम है। एक है 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम एंड 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे उन्होंने उनको 2 किंगडम्स में डिवाइड कर दिए थे। एक थे एनिमेलिया और दूसरे थे प्लांटी। एनिमेलिया किंगडम में उन्होंने सारे हेट्रोट्रॉफ्स डाल दिए थे, वो ऑर्गेनिजम्स दैट आर अनएबल टू प्रोड्यूस देयर फूड एंड दे डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स फॉर देयर न्यूट्रिशन। ठीक है, और प्लांटी में उन्होंने सारे ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स डाल दिए थे दैट कैन प्रोड्यूस देयर ओन फूड। ठीक है, जो अपना फूड खुद प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ये ओल्डेस्ट सिस्टम है और इसने ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई किया था इंटू 2 किंगडम्स, जिसमें प्लांटी और एनिमेलिया है। जो किंगडम प्लांटी है उसमें ऑटोट्रॉफ्स आते हैं। बैक्टीरिया, फंजाई एंड एल्जी आर आल्सो इंक्लूडेड इन दिस किंगडम। कुछ हमारे पास बैक्टीरिया भी ऑटोट्रॉफिक थे, फंजाई और एल्जी ये तीनों चीज़ें ऑटोट्रॉफिक थी, तो इन्होंने इन तीनों को भी किस में डाल दिया था, किंगडम प्लांटी में डाल दिया था। ठीक है, बाजू का क्वेश्चन आ जाता होता है तो अकॉर्डिंग टू 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन फंजाई आर प्लेस्ड इन विच किंगडम, फंजाई को किस किंगडम में क्लासीफाई किया गया है। तो ये आप लोगों को इस तरह से भी इनको क्वेश्चन को याद करना है। द ऑर्गेनिजम्स विच डिपेंड ऑन ऑटोट्रॉफ्स और अदर हेट्रोट्रॉफ्स। ठीक है, वो ऑर्गेनिजम्स जो अपनी न्यूट्रिशन के लिए ऑटोट्रॉफ्स के ऊपर डिपेंड करते हैं या फिर दूसरे हेट्रोट्रॉफ्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, किंगडम। उनको हम किस में डाल देते हैं, किंगडम एनिमेलिया में डाल देते हैं। ठीक है, ये आपका 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था। 2 किंगडम सिस्टम में हमारे पास एनिमेलिया और प्लांटी हैं। एनिमेलिया में हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स हैं और प्लांटी में ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स हैं। और इसमें जो प्लांटी में हमने दूसरे ऑर्गेनिजम्स डाले थे उसमें बैक्टीरिया, फंजाई और एल्जी भी इंक्लूडेड है। मैंने यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइक यूग्लिना। ठीक है, जब 2 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन इंट्रोड्यूस हो गया तो उसके बाद हमने कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी देखे जैसे कि जिनमें प्लांट लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स भी थे और एनिमल लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स भी थे। तो फिर उनके लिए हमें एक अलग ग्रुप इंट्रोड्यूस करवाना पड़ गया था, क्योंकि हम ना उन्हें प्लांटी में डाल सकते थे ना एनिमेलिया में डाल सकते थे। ठीक है, मैंने यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइक यूग्लिना, जैसे कि यूग्लिना है, इसमें प्लांट लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं और एनिमल लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं। प्लांट लाइक कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि यूग्लिना में क्लोरोफिल मौजूद है और क्लोरोफिल की प्रेजेंस की वजह से ये ऑटोट्रॉफ्स में आता है जो अपना फूड खुद प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, मतलब क्लोरोफिल की मौजूदगी में प्लांट्स जो हैं वो अपना फूड खुद प्रिपेयर कर सकते हैं। तो यूग्लिना में भी क्लोरोफिल मौजूद है तो उसे भी अपना फूड खुद प्रिपेयर करना चाहिए। एंड एनिमल लाइक हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन डार्कनेस एंड लेक ऑफ सेल वॉल। ठीक है, एंड मतलब अगर ये क्लोरोफिल की मौजूदगी में प्लांट लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स शो करता है तो ये ड्यूरिंग डे टाइम शो करता है कि दिन की रोशनी में ये अपना फूड खुद प्रिपेयर कर सकते हैं, बट इन दी डार्कनेस एट नाइट ये इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन कौन सा हो जाता है, हेट्रोट्रॉफिक। ये दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपनी नरिशमेंट ऑब्टेन करना शुरू कर देता है। ठीक है, और दूसरा एनिमल लाइक कैरेक्टरिस्टिक क्या था कि इसमें सेल वॉल मौजूद नहीं है, लेकिन प्लांट्स के सेल में सेल वॉल होती है। ठीक है, सो सेपरेट किंगडम वॉज इंट्रोड्यूस्ड फॉर सच ऑर्गेनिज्म। इस वजह से यूग्लिना लाइक ऑर्गेनिज्म जिनके प्लांट लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स भी थे, एनिमल लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स भी थे, इनके लिए एक सेपरेट किंगडम की ज़रूरत पड़ गई थी, एक ऐसी किंगडम की जिसमें हम इस तरह के ऑर्गेनिजम्स को इंक्लूड कर सकें। ठीक है, दिस वॉज ऑल अबाउट 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट हमारे पास 3 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है। 3 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में किंगडम और एनिमेलिया और प्लांटी तो हैं, लेकिन इन्होंने एक थर्ड किंगडम इंट्रोड्यूस कराया था जिसको क्या बोलते हैं, प्रोटिस्टा। और प्रोटिस्टा में उन्होंने यूग्लिना लाइक ऑर्गेनिजम्स को ऑब्टेन किया था एंड टू सेपरेट यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम मल्टी सेलुलर वंस। ठीक है, द जर्मन। और ये 3 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किसने दिया था, अर्नेस्ट हैकल ने दिया था। ठीक है, इसका जो प्रपोज करने वाला पर्सन है उसका भी नाम आपको आना चाहिए ऑब्जेक्टिव्स के लिए। अर्नेस्ट हैकल ने दिया था 3 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, और इसमें जो इसने फर्स्ट 2 तो किंगडम एनिमेलिया और प्लांटी ही थे, लेकिन जो थर्ड किंगडम इसने इंट्रोड्यूस किया था वो प्रोटिस्टा था, जिसमें उसने यूग्लिना लाइक ऑर्गेनिजम्स को डाल दिया था। और यूग्लिना लाइक ऑर्गेनिजम्स को इस तरह से डाला था कि उनको यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू सेपरेट यूनिसेलुलर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम मल्टी सेलुलर वंस। यूग्लिना लाइक ऑर्गेनिजम्स को इस पर्पज से इसने प्रोटिस्टा में डाला था ताकि मल्टी सेलुलर
ताकि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म से हम उनको डिफ्रेंशिएट कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है। 2 किंगडम सिस्टम में हम यूग्लिना लाइक प्रोटिस्ट को प्लेस नहीं कर पा रहे थे क्योंकि उसके प्लांट लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं और एनिमल लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं, इसलिए हमें इसका एक थर्ड किंगडम चाहिए था जो अर्नेस्ट हैकल ने प्रपोज किया था, और वो किंगडम प्रोटिस्टा था जिसमें हमने यूग्लिना लाइक ऑर्गेनिजम्स को डाल दिया था ताकि हम उनको एक ये भी रीज़न थी कि हम उनको मल्टी सेलुलर वन से सेपरेट कर सकें। फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन 1937 में ई चैटिन या ई कैटिन ने इंट्रोड्यूस करवाया था, और उसने जो किस टर्म्स की बेसिस पे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक की टर्म इंट्रोड्यूस करवाई थी। प्रोकैरियोटिक की टर्म उसने बैक्टीरिया के लिए यूज़ की थी और यूकैरियोटिक की टर्म उसने प्लांट्स और एनिमल्स के लिए यूज़ की थी। प्रोकैरियोटिक हम उन ऑर्गेनिजम्स को बोलते हैं जिनके पास ट्रू न्यूक्लियस नहीं, द ऑर्गेनिजम्स विच लेक ट्रू न्यूक्लियस। ठीक है, जिनके पास प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं होता उनको हम क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोटिक। और बैक्टीरिया वो उन और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में आते थे जिनके पास न्यूक्लियस नहीं होता। ठीक है, और यूकैरियोटिक वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके पास ट्रू न्यूक्लियस होता है, दैट हैव ट्रू न्यूक्लियस इन देयर सेल वॉल्स इन देयर सेल्स आर कॉल्ड यूकैरियोट्स। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने ब्लू बॉक्स में बताया हुआ है द ऑर्गेनिज्म विच लेक न्यूक्लियस इन देयर सेल्स आर कॉल्ड प्रोकैरियोट्स। अगर आप यहाँ पे लिखें द ऑर्गेनिजम्स विच लेक ट्रू न्यूक्लियस इन देयर सेल वॉल्स आर कॉल्ड प्रोकैरियोट्स तो ये ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि उनमें न्यूक्लियस लाइक थिंग होती है लेकिन हम उसको ट्रू न्यूक्लियस नहीं बोलते, बिकॉज उसमें प्रॉपर उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती जिसके अंदर पूरा डीएनए या जेनेटिक मटेरियल एनक्लोज हो। इस वजह से यहाँ पे अगर आप ट्रू न्यूक्लियस की टर्म यूज़ करें द ऑर्गेनिज्म विच लेक ट्रू न्यूक्लियस इन देयर सेल वॉल्स आर कॉल्ड प्रोकैरियोट्स, और द ऑर्गेनिज्म विच हैव ट्रू न्यूक्लियस इन देयर सेल वॉल्स आर कॉल्ड इन देयर सेल्स आर कॉल्ड यूकैरियोट्स। जिनके सेल्स में ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता वो प्रोकैरियोट्स, और जिनके सेल में ट्रू न्यूक्लियस होता है वो यूकैरियोट्स होते हैं। ठीक है, तो ये 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किस बेस पे, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक टर्म की बेस पे इंट्रोड्यूस कराया गया था, जिसमें 1937 में ई कैटिन ने ये टर्म प्रपोज की थी, और 1967 में रॉबर्ट विटेकर ने 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इंट्रोड्यूस करवाया था। ठीक है, ई कैटिन ने जब 1937 में प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक को एक्सप्लेन किया था, तो रॉबर्ट विटेकर ने 1967 में फिर इस बेस पे ऑर्गेनिजम्स को एक नए किंगडम्स दिए थे जो 5 किंगडम्स थे। उसमें मोनरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया आ जाते हैं। ठीक है, प्रोटिस्टा, प्लांटी और एनिमेलिया तो 3 किंगडम सिस्टम तक ही थे, लेकिन इसमें मज़ीद 2 किंगडम्स आ गए हैं, मोनरा एंड फंजाई। ठीक है, 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, 5 किंगडम सिस्टम में बैक्टीरिया एंड आर्किया वर कंबाइंड इन अ सिंगल किंगडम मोनरा। ठीक है, मोनरा में उन्होंने बैक्टीरिया और आर्किया को डाल दिया था बिकॉज दे शेयर द प्रोकैरियोटिक फॉर्म ऑफ सेल स्ट्रक्चर, क्योंकि इनके जो सेल थे उनमें ट्रू न्यूक्लियस मौजूद नहीं था, इनका जो सेल था वो प्रोकैरियोटिक फॉर्म का था। इस वजह से बैक्टीरिया और आर्किया को उन्होंने किसमें डाल दिया था, मोनरा में डाल दिया था। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए न्यू चीज़ यहाँ पे 5 किंगडम सिस्टम में ये चीज़ न्यू आ गई है कि प्रोटिस्टा में यूग्लिना लाइक, जिसमें एनिमल लाइक और प्लांट लाइक दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो पुट कर दिए थे। प्लांटी में ऑटोट्रॉफ्स हैं, एनिमेलिया में हेटेरोट्रॉफ्स हैं। फंजाई में वो ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं जो डीकम्पोजर्स हैं। ठीक है, जो डेड ऑर्गेनिज्म जिनका सेप्रोफिटिक लाइफस्टाइल है और वो डीकम्पोजर्स हैं, मतलब डेड ऑर्गेनिज्म से अपनी न्यूट्रिशन ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, और मोनरा में प्रोकैरियोटिक टाइप ऑर्गेनिजम्स आ गए थे जिसमें बैक्टीरिया और आर्किया थे। ठीक है, ये चीज़ें ये आप लोगों की हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में थी, जिसमें आपने एरिस्टोटल का जिक्र करना है, फिर आपने अबू उसामा अल-जाहिज़ का जिक्र करना है। उसके बाद कौन आ जाता है जी, एंड्रिया सिसलपाइनो है, फिर जॉन रे, फिर टॉर्नेफोर्ट है, कार्लस लीनियस है। कार्लियस लीनियस ने जो क्लासिफिकेशन दी थी स्पीशीज़ की वो ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलर फिजिकल करैक्टरिस्टिक्स की बेस पे दी थी। उसके बाद हमारे पास 3 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन हैं। सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन 3 तरह के हैं, 2 किंगडम, 3 किंगडम एंड 5 किंगडम। फिर ये भी मैंने आप लोगों को डिटेल से बता दिया है, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर नेक्स्ट क्लासिफिकेशन हमने द 3 डोमेन सिस्टम बोला था। अच्छा, इसमें जो 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन तक हमने अभी बात की है, तो वहाँ पे जो सबसे हाईएस्ट जो सबसे लार्जेस्ट यूनिट है क्लासिफिकेशन का वो किंगडम है।
लेकिन जो डोमेन्स है वो किंगडम से भी बड़ा यूनिट है। मतलब जो किंगडम्स हैं उन सबको हम किस में डाल देते हैं, डोमेन्स में डाल देते हैं, ठीक है। तो इसको डोमेन क्या है, लार्जेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है। फिर इससे छोटा किंगडम आ जाता है, ठीक है। जो हाईएस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है वो डोमेन्स था, और डोमेन्स हमारे पास 3 हैं, ठीक है। और डोमेन्स में जो क्लासिफिकेशन हमने की है वो हमने किस बेस पे की है, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन इनटू 3 डोमेन्स हमारे पास क्या है, सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स इन राइबोसोमल आरएनए कि जो हमारे 3 डोमेन्स हैं उनमें जो ऑर्गेनिजम्स हमने रखे हुए हैं उनमें राइबोसोमल आरएनए के न्यूक्लियोटाइड में कैसा सीक्वेंस है। दूसरा हमने बेस बनाया था सेल मेम्ब्रेन में जो लिपिड मौजूद होते हैं उन लिपिड का स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है। तीसरा हमने बेस बनाया था सेंसिटिविटी ऑफ एंटीबायोटिक्स के एंटीबायोटिक्स अगर हाँ एंटीबायोटिक्स का इफ़ेक्ट देखें उनके ऊपर तो वो किस तरह का इफ़ेक्ट शो करते हैं। तो ये तीन बेसिस थी, 3 चीज़ों को हमने बेस बनाया था ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करने में 3 डोमेन्स में, ठीक है। तो सिस्टम्स इनटू 3 डोमेन्स इज़ बेस्ड ऑन three things. Number 1 is sequence of nucleotide in ribosomal RNA. फिर नंबर 2 स्ट्रक्चर ऑफ लिपिड इन सेल मेम्ब्रेन एंड सेंसिटिविटी टू एंटीबायोटिक्स, ठीक है। ऑल्सो आपको समझ आया होगा कि और डोमेन्स में जो हमने 3 डोमेन्स लिए हैं उसमें ऑर्गेनिजम्स को किस बेस पर क्लासीफाई किया है। तो सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन राइबोसोमल आरएनए, स्ट्रक्चर ऑफ लिपिड इन सेल मेम्ब्रेन एंड सेंसिटिविटी टू एंटीबायोटिक्स, ठीक है। और डोमेन्स का जो सिस्टम था ये किसने इंट्रोड्यूस कराया था, 1990 में कार्ल वुइस ने ये इंट्रोड्यूस कराया था 3 डोमेन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। और 3 डोमेन्स हमारे पास कौन कौन से थे, आर्किया, बैक्टीरिया एंड यूकेरिया, ठीक है। आर्किया, बैक्टीरिया एंड यूकेरिया, 3 डोमेन्स हमारे पास ये थे। अब इनको हम 1 बाय 1 डिटेल से स्टडी करते हैं। जो डोमेन आर्किया थे इसमें इसमें जो ऑर्गेनिजम्स मौजूद थे उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी थी। आर्किया जो थे वो प्रोकैरियोटिक सेल्स थे, ठीक है। डोमेन आर्किया में हमने जितने भी ऑर्गेनिजम्स रखे थे उनमें जो सेल मौजूद था वो प्रोकैरियोटिक टाइप था। प्रोकैरियोटिक मीन्स उनमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं था, ठीक है। मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस उनमें नहीं था, ठीक है। द सेल वॉल ऑफ आर्किया कंटेन नो पेप्टिडोग्लाइकिन, इसमें किसी किस्म का कोई पेप्टिडोग्लाइकिन नहीं मौजूद। सेल वॉल तो है लेकिन वो पेप्टिडोग्लाइकिन की नहीं बनी हुई। और इसमें ये जो थर्ड पॉइंट है ये वाला इसमें इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में नहीं आता, तो इसको आप लोग यहाँ से रेस कर दें तो अच्छा है, इसको आप इनमें ना इंक्लूड करें। आर्किया आर नॉट सेंसिटिव टू सम एंटीबायोटिक्स दैट अफेक्ट बैक्टीरिया, ठीक है। अब तीसरी जो हमने बेस बनाई थी क्लासिफिकेशन इनटू 3 डोमेन्स वो था सेंसिटिविटी टू एंटीबायोटिक्स। अगर हम एंटीबायोटिक्स से इसका सेंसिटिविटी देखें कि क्या एंटीबायोटिक्स इस पर असर करती हैं या नहीं, तो जो एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया पे असर करती हैं वो वाली एंटीबायोटिक्स आर्किया पे इफ़ेक्ट नहीं करती, बट ये सेंसिटिव हैं तो एंटीबायोटिक्स जो कि हम किसके लिए यूज़ करते हैं, यूकेरिया के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। वो एंटीबायोटिक्स जो यूकेरिया को अफेक्ट करते हैं वो आर्किया को भी अफेक्ट करते हैं। मींस दे आर सेंसिटिव टू एंटीबायोटिक्स दैट अफेक्ट द यूकेरिया, बट दे आर नॉट सेंसिटिव टू एंटीबायोटिक्स दैट अफेक्ट बैक्टीरिया, ठीक है। आर्किया ऑफन लिव इन एक्सट्रीम इन्वायरमेंट, ये एक्सट्रीम इन्वायरमेंट में रहते हैं। मींस बहुत सॉल्टी एरिया, बहुत सॉल्टी इन्वायरमेंट में, या बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे, या फिर हम कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा एसिडिक इन्वायरमेंट में, ये एक्सट्रीम इन्वायरमेंट में रह सकते हैं। और एक्सट्रीम इन्वायरमेंट में इसलिए रह सकते हैं क्योंकि जो इनकी मेम्ब्रेन्स होती हैं वो हाई टेम्परेचर को विथस्टैंड कर सकती हैं, हाई टेम्परेचर को बर्दाश्त कर सकती हैं, एंड स्ट्रॉन्गर एसिड कंसनट्रेशन को भी विथस्टैंड कर सकती हैं, ठीक है। तो एक्सट्रीम इन्वायरमेंट में ये रहते हैं। और एक्सट्रीम इन्वायरमेंट में रहने की रीज़न क्या है कि इनकी मेम्ब्रेन्स ऐसे बनी होती हैं कि वो हायर टेम्परेचर और स्ट्रॉन्ग एसिड कंसनट्रेशन में भी सर्वाइव कर पाती हैं। और आर्कियल क्रिएचर्स में हमारे पास 3 तरह के हैं, मिथेनोजेंस, हेलोफाइल्स और थर्मोएसिडोफाइल्स, ठीक है। मिथेनोजेंस वो वाले ऑर्गेनिजम्स हैं जो मीथेन गैस प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। मतलब उनमें जब भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं जिसमें कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन और ब्रेकडाउन का जो प्रोसेस होता है जिसको हम कलेक्टिवली मेटाबॉलिज्म बोलते हैं, तो ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, मीथेन गैस प्रोड्यूस करते हैं। हेलोफाइल्स वो वाले आर्कियल स्पीशीज़ हैं जो एक्सट्रीम सॉल्टी कंडीशंस में रहते हैं, ठीक है, दैट लिव इन सॉल्टी इन्वायरमेंट। और थर्मोएसिडोफाइल्स वो वाली आर्किया की स्पीशीज़ हैं जो
हाई टेम्परेचर और हाई एसिड कंसनट्रेशन में सर्वाइव करते हैं। इनकी जो डेफिनेशन है वो यहाँ पे आप लोगों को बॉक्स में भी दी हुई हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट प्रोड्यूस मीथेन एज अ मेटाबॉलिक बाई प्रोडक्ट इज कॉल्ड मिथेनोजेंस। ठीक है, वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो मेटाबॉलिक बाई प्रोडक्ट के तौर पर क्या बनाए, मीथेन प्रोड्यूस करे, वो क्या कहलाते हैं, मिथेनोजेंस। और हेलोफाइल्स क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट लिव इन हाई सॉल्ट कंसनट्रेशन। हेलो मीन्स सॉल्ट। ठीक है, केमिस्ट्री में आपने हेलोजेंस पढ़े हैं जिसमें हेलो मीन्स सॉल्ट और जिन मीन्स फॉर्मर, तो उनसे सॉल्ट्स वो सॉल्ट्स बनाते हैं। लेकिन यहाँ पे हेलो किसको इंडिकेट कर रहा है, जब सॉल्ट को इंडिकेट कर रहा है। फाइल्स मीन्स लविंग, जो सॉल्ट लविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्या कहलाते हैं, हेलोफाइल्स कहलाते हैं। और थर्मो एसिडोफाइल्स में थर्मो मीन्स हाई टेम्परेचर, एसिडोफाइल्स मीन्स हाई एसिडिक इन्वायरमेंट, और फाइल्स मीन लविंग। तो वो वाले ऑर्गेनिजम्स जो हाई टेम्परेचर और हाई एसिडिटी में सर्वाइव कर पाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, थर्मो एसिडोफाइल्स। ठीक है, ये आर्किया के थे। आर्किया के कैरेक्टरिस्टिक्स बताएं। आर्किया में जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो कौन कौन से हैं, उनका प्रोकैरियोटिक टाइप सेल होता है, उनकी सेल वॉल में पेप्टिडोग्लाइकेंस नहीं होते। और ये कुछ अगर हम इनकी सेंसिटिविटी टू एंटीबायोटिक्स देखें तो ये उन एंटीबायोटिक्स की तरफ सेंसिटिव हैं जो यूकैरिया को भी इफ़ेक्ट करती हैं। लेकिन बैक्टीरिया पे जो एंटीबायोटिक्स अफेक्ट करती हैं वो आर्किया पे अफेक्ट नहीं करती। और ये एक्सट्रीम इन्वायरमेंट में रह सकते हैं क्योंकि इनकी मेम्ब्रेन में पोटेंशियल होता है कि वो हाई टेम्परेचर और स्ट्रॉन्गर एसिड कंसनट्रेशन को विथस्टैंड करें। और इस बेस पे जो आर्कियल क्रिएचर्स हैं उसमें मिथेनोजेंस, हेलोफाइल्स और थर्मो एसिडोफाइल्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास डोमेन बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया के कैरेक्टरिस्टिक्स में अगर हम देखें, बैक्टीरिया में भी प्रोकैरियोटिक टाइप सेल्स हैं, इनमें भी ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता। जो न्यूक्लियर मटेरियल है उसके वो मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं होता। इनकी सेल वॉल में पेप्टिडोग्लाइकेंस मौजूद होते हैं। ठीक है, इनकी सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। और इनका जो राइबोसोमल आरएनए है वो यूनिक टू बैक्टीरिया, मतलब बैक्टीरिया में जो राइबोसोमल आरएनए है वो बैक्टीरिया के लिए यूनिक है। ठीक है, बैक्टीरिया आर सेंसिटिव टू ट्रेडिशनल एंटीबैक्टीरियल एंटीबायोटिक्स बट आर रेजिस्टेंट टू मोस्ट एंटीबायोटिक्स दैट अफेक्ट यूकेरिया। ठीक है, जो एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया के लिए बनाई गई हैं उन पर तो ये अफेक्ट करते हैं, उनसे तो ये सेंसिटिव हैं, मींस वो इन्हें अफेक्ट करती हैं, बट ये रेजिस्टेंट हैं। वो वाली एंटीबायोटिक्स इनको अफेक्ट नहीं करती जो यूकेरिया को अफेक्ट कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास डोमेन यूकेरिया है। डोमेन यूकेरिया में हमारे पास क्या आते हैं, इनमें यूकैरियोटिक सेल्स आते हैं। यूकेरिया में सेल होते हैं जिन नॉट ऑल यूकेरिया हैव सेल्स विद अ सेल वॉल। इसमें सारे ऑर्गेनिजम्स के पास सेल वॉल नहीं होते। जैसे प्लांट्स हैं तो प्लांट्स में भी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, लेकिन वो ऐसे यूकेरिया हैं जिनके पास सेल वॉल नहीं होती। और इनके सेल वॉल में पेप्टिडोग्लाइकेन भी नहीं होता। पेप्टिडोग्लाइकेन जस्ट किस में होता है, बैक्टीरियल सेल वॉल में होता है। यूकेरिया में राइबोसोमल आरएनए मौजूद होता है, लेकिन ये यूनिक टू यूकेरिया होता है। मतलब जो बैक्टीरियल आरएनए है वो उसमें सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड डिफरेंट होगा, और जो यूकेरिया है उनके इस न्यूक्लियोटाइड में सीक्वेंस डिफरेंट होगा। ठीक है, यूकेरिया आर रेजिस्टेंट टू ट्रेडिशनल एंटीबायोटिक्स। ठीक है, जो ट्रेडिशनल एंटीबायोटिक्स हैं जो बैक्टीरिया के लिए बनाई गई हैं ये उनसे अफेक्ट नहीं, मतलब उनका कोई इफेक्ट इस पर नहीं होता, लेकिन ये सेंसिटिव हैं उन एंटीबायोटिक्स के लिए जो यूकैरियोटिक सेल्स को अफेक्ट करती हैं। ठीक है, मतलब वो एंटीबायोटिक्स जो प्रोकैरियोटिक सेल पे अफेक्ट करती हैं वो उनकी तरफ ये रेजिस्टेंस शो करता है, बट जो यूकैरियोटिक सेल्स के लिए बनी होती हैं उनकी तरफ ये सेंसिटिविटी शो करता है। ठीक है, डोमेन यूकेरिया में हमारे पास डोमेन यूकेरिया को हमने फर्दर 4 किंगडम्स में डिवाइड किया है, जिसमें प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया आ जाते हैं। ठीक है, यूकेरिया एक बड़ा डोमेन है जिसको हमने फर्दर 4 किंगडम्स में डिवाइड किया हुआ है, और वो हैं प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। प्रोटिस्टा में यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड हैं विद यूनिसेलुलर और कोलोनियल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसमें प्रोटिस्टा में हम वो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स डालते हैं जो यूनिसेलुलर मींस सिंगल साइड होती हैं, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, या फिर उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो कोलोनियल होती है। मतलब बहुत सारे जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो कोलोनीज की फॉर्म में रह रहे होते हैं, लेकिन वो सिंगल होते इंडिविजुअली यूनिसेलुलर हैं। और इनमें जो ज़्यादातर हैं वो एक्वेटिक होते हैं।
ये डाइवर्स ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में हमने कौन से ऑर्गेनिजम्स को इंक्लूड किया है, जो यूनिसेलुलर या कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन शो करते हैं, और इसमें हमारे पास एनिमल लाइक प्रोटिस्ट, प्लांट लाइक प्रोटिस्ट और फंजाई लाइक प्रोटिस्ट है। एनिमल लाइक प्रोटिस्ट को हम प्रोटोजोआस बोलते हैं, प्लांट लाइक प्रोटिस्ट को हम एल्गी बोलते हैं, और फंजाई लाइक प्रोटिस्ट को है स्लाइम मोल्ड्स आ जाते हैं, ठीक है। एनिमल लाइक प्रोटिस्ट को हम क्या बोलते हैं, प्रोटोजोआ, इसमें एग्जांपल आ जाती है अमीबा की। प्लांट लाइक प्रोटिस्ट में आ जाते हैं एल्गी, जिसमें एग्जांपल आ जाती है यूग्लिना की, और फंजाई लाइक प्रोटिस्ट में स्लाइम मोल्ड्स की एग्जांपल आ जाती है, ठीक है। प्रोटिस्टा क्या है, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स इसमें हमने इंक्लूड किए हुए हैं जो यूनिसेलुलर हैं और कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन रखते हैं। इनमें ज़्यादातर एक्वेटिक हैं, मींस वाटरी इन्वायरमेंट में रहते हैं, और इसमें जो प्रोटिस्ट हैं इनको हमने 3 क्लासेस में क्लासीफाई किया हुआ है, एनिमल लाइक प्रोटिस्ट, प्लांट लाइक प्रोटिस्ट एंड फंजाई लाइक प्रोटिस्ट। एनिमल लाइक प्रोटिस्ट में हम प्रोटोजोआस बोलते हैं, और प्लांट लाइक प्रोटिस्ट को हम एल्गी बोलते हैं, और फंजाई लाइक प्रोटिस्ट जैसे कि स्लाइम मोल्ड्स, ठीक है। तो प्रोटिस्टा वो किंगडम था जिसमें हमने ऐसे ऑर्गेनिजम्स को प्लेस किया था जो एनिमल लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स भी शो करें, प्लांट लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स भी शो करें, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है प्रोटिस्टा के बाद फंजाई भी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं। इनमें जो सबसे मेन डिफरेंस है कि इनकी सेल वॉल किससे बनी होती है, काइटिन की बनी होती है, और इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। सेप्रोट्रॉफिक मीन्स ये एब्जॉर्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। डिकेइंग और जो डेड ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके ऊपर ये फीड करते हैं। फंजाई मोस्टली मल्टीसेलुलर होती हैं, सम फंजाई यूनिसेलुलर भी होंगे, और इसमें फंजाई की एग्जांपल्स हमारे पास ब्लैक ब्रेड मोल्ड, यीस्ट और मशरूम्स आ जाते हैं, ठीक है। ये सेप्रोफिटिक, इनकी बाज़-औक़ात ऑटोट्रॉफ्स, हेटेरोट्रॉफ्स और सेप्रोट्रॉफ्स की आप लोगों के पास डेफिनेशंस भी आ जाती हैं। तो ये ब्लू जो बॉक्स है पिंक, इसमें आप लोगों को इनकी डेफिनेशंस दी हुई हैं। ऑटोट्रॉफ्स क्या हैं, द ऑर्गेनिजम्स दैट आर कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग देयर ओन फूड। ऑटोट्रॉफ्स की बात हो चुकी है कि वो ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना खुद प्रिपेयर कर सकते हैं, अपना फूड खुद प्रिपेयर कर सकते हैं, वो ऑटोट्रॉफ्स हैं। इसमें हमारे पास ग्रीन प्लांट्स, ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया और एल्गी आ जाते हैं, और इनको हम प्रोड्यूसर्स भी बोलते हैं। और प्रोड्यूसर्स जब भी हम फूड वेब स्टार्ट कर रहे हों तो सबसे जो लोवेस्ट, जो सबसे नीचे हायर पॉपुलेशन आती है वो प्रोड्यूसर्स की आती है। फिर हमारे पास हेटेरोट्रॉफ्स हैं। हेटेरोट्रॉफ्स वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो दैट कैन नॉट मेक देयर ऑन फूड एंड फीड ऑन अदर ऑटोट्रॉफ्स एंड हेटेरोट्रॉफ्स, ठीक है। और इसमें एनिमल्स लाइक प्रोटिस्ट आ जाते हैं, और इनको हम ये क्या हैं, कंज्यूमर्स हैं। और सेप्रोट्रॉफ्स क्या हैं, द ऑर्गेनिजम्स दैट डिपेंड ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर आर कॉल्ड सेप्रोट्रॉफ्स, ठीक है। जो अपने फूड और न्यूट्रिशन के लिए किस पे डिपेंड करते हैं, डेड और डिकेइंग मैटर पे, उनको हम सेप्रोट्रॉफ्स बोलते हैं। और इनका एब्जॉर्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, और इसमें फंजाई और बैक्टीरिया आ जाते हैं, और ये डीकम्पोजर्स कहलाते हैं। इनको हम डीकम्पोजर्स भी बोलते हैं। प्लांट जो ऑटोट्रॉफ्स हैं इनको हम प्रोड्यूसर्स, हेटेरोट्रॉफ्स को कंज्यूमर्स और सेप्रोट्रॉफ्स को डीकम्पोजर्स बोलते हैं। ऑटोट्रॉफ्स का मोड ऑफ न्यूट्रिशन फोटोसिंथेटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, हेटेरोट्रॉफ का मोड ऑफ न्यूट्रिशन इंजेक्शन मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, और सेप्रोट्रॉफ्स का एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। ये जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है इन्हीं को बेस बना के 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की गई थी। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है टेक्सोनोमिक रैंक्स ऑफ क्लासिफिकेशन। टेक्सोनोमिक रैंक्स मींस कि हमने किस तरह से कितने यूनिट्स दिए हुए हैं क्लासिफिकेशन को, ठीक है। जो क्लासिफिकेशन का हर यूनिट है उसको हम क्या बोलते हैं, रैंक है, और ये इन द फॉर्म ऑफ लैडर है, ठीक है। मतलब सबसे छोटा वाला जो है वो नीचे होगा, उससे ऊपर, उससे बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, एंड जो सबसे टॉप पे होगा वो सबसे बड़ा यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन होगा, ठीक है। और इसको हम टेक्सोनोमिक हायरार्की भी बोलते हैं, ठीक है। जो टेक्सोनोमा लैडर की फॉर्म में, जो टेक्सा लैडर की फॉर्म में होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, टेक्सोनोमी हायरार्की। और हमारे पास 8 रैंक्स ऑफ क्लासिफिकेशन है, ठीक है। इसमें जो सबसे टॉप पे आता है वो क्या होता है, डोमेन, ठीक है। डोमेन सबसे लार्जेस्ट रैंक ऑफ क्लासिफिकेशन है जिसमें सारे के सारे किंगडम्स इंक्लूडेड हैं, ठीक है। ग्रुप ऑफ रिलेटेड किंगडम्स को हम एक डोमेन में डाल देते हैं। फिर किंगडम में हम रिलेटेड फाइलम डाल देते हैं, फाइलम में हम रिलेटेड क्लासेस में रिलेटेड ऑर्डर आ जाते हैं, ऑर्डर में रिलेटेड फैमिलीज़, और फैमिलीज़ में रिलेटेड जेनरा आ जाते हैं, और जेनरा में रिलेटेड स्पीशीज़, और स्पीशी जो है ये खुद एक ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है।
तो अगर हम टेक्सोनोमिक रैंक से स्टडी करें तो किंगडम जो है वो लार्जेस्ट टेक्सोन और रैंक है, और किंगडम से भी बड़ा जो है वो डोमेन आता है, और डोमेन को हम क्या बोलते हैं, ये हमारा फंडामेंटल रैंक है, और ये एक एडिशनल चीज़ है, ठीक है। जो बेसिकली हमारे रैंक्स हैं वो किंगडम से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। किंगडम को हमने फर्दर आगे डिवाइड किया हुआ है फाइलम में, क्लास में, ऑर्डर में, फैमिली, जीनस एंड देन स्पीशी, ठीक है। हम सबसे लोवेस्ट लेवल से स्टडी करना शुरू करते हैं। स्पीशी क्या है, ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिजम्स, जो एक जैसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको जब हम ग्रुप बनाते हैं वो क्या कहलाता है, स्पीशीज़ कहलाता है। स्पीशीज़ है ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। फिर जीनस में आ जाती हैं जो ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज़, ठीक है। जो एक जैसी स्पीशीज़ होती हैं उनके कुछ करेक्टरिस्टिक्स मैच कर रहे होते हैं, उनको हम जीनस में डाल देते हैं। फिर जो सिमिलर रिलेटेड जेनरा हैं उनको हम किस में ग्रुप कर देते हैं, फैमिली में। फिर रिलेटेड फैमिलीज़ आर ग्रुप्ड इनटू एन ऑर्डर, एंड रिलेटेड ऑर्डर्स आर ग्रुप्ड इनटू अ क्लास, एंड रिलेटेड क्लासेस आर ग्रुप्ड इनटू अ फाइलम। अच्छा, फाइलम हम एनिमल्स के केस में लेते हैं, लेकिन जब फाइलम का वर्ड हम प्लांट्स और फंजाई के केस में यूज़ नहीं करते। प्लांट्स और फंजाई के लिए हम डिवीज़न का टेक्सा यूज़ करते हैं, ठीक है। तो किंगडम से छोटा क्या है, फाइलम, देन क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशी, और इसको आप याद कर सकते हैं के पी सी ऑफ जी सी, ठीक है। के ऑफ जी सी, के फॉर किंगडम, पी फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशी, ठीक है। जी एस के ऑफ जी एस, ये आप लोगों के आप इस इनिशियल्स यूज़ करके इस तरह से इनका ऑर्डर याद रख सकते हैं। नेक्स्ट जो आप लोगों को एग्जांपल दी गई है उसमें आप लोगों को सैम्पल ऑफ क्लासिफिकेशन दी है, सिंपल क्लासिफिकेशन दी है ह्यूमन और पी की, ठीक है। ह्यूमन बींग्स की क्लासिफिकेशन सबसे पहले हम किंगडम देखते हैं। किंगडम ह्यूमन बींग्स का एनिमेलिया है, फाइलम उसका कॉर्डेटा है, क्लास मैमेलिया, ऑर्डर प्राइमेट्स, फैमिली होमोनिडी है, जीनस होमो, एंड स्पीशी नेम क्या है, होमो सैपियंस, ठीक है। ये क्लासिफिकेशन है ह्यूमन बींग्स की। और टेक्स्ट अगर हम ह्यूमन पी की देखें तो पी में क्या है, किंगडम उसका प्लांटी है, पी मटर की हम क्लासिफिकेशन देख रहे हैं, किंगडम प्लांटी में आता है, डिवीज़न, ठीक है। अभी मैंने आपको पीछे बताया कि जो एनिमल्स हैं उनके लिए हम फाइलम का वर्ड यूज़ करेंगे, लेकिन जो प्लांट्स और फंजाई हैं उनके लिए हम डिवीज़न का वर्ड यूज़ करेंगे। तो यहाँ फाइलम किससे रिप्लेस हो गया, डिवीज़न से। और इसका जो डिवीज़न कौन से डिवीज़न में आता है जी, मैग्नोलियोप्सिडा, मैग्नोलियोप्सिडा भी बोलते हैं इसको, ठीक है। क्लास क्या है, क्लास हम मैग्नियोप्सिडा है, ऑर्डर इसका फेबेल्स, फैमिली इसकी फेबेसी, जीनस इसका है पाइसम, और स्पीशी नेम क्या बनता है, पाइसम सैटिवम, ठीक है। ये क्लासिफिकेशन थी पी की और ह्यूमन बींग्स की। इसमें इनका अलग से नेम मतलब आ सकता है कि ह्यूमन के फाइलम से बिलोंग करते हैं, या उनके ऑर्डर को क्या बोलते हैं, उनकी फैमिली को क्या बोलते हैं, या उसका स्पीशी नेम क्या है। तो ये सारे हर तरह से आप लोगों का ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बना हुआ आ सकता है, और जो शॉर्ट क्वेश्चन में वो ये बना आ सकता है कि क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन बींग्स लिखें या क्लासिफिकेशन ऑफ पी लिखें। तो आप लोगों ने इस तरफ जो दी हुई है ये पी की क्लासिफिकेशन, और इस तरफ जो दी हुई है ये ह्यूमन की क्लासिफिकेशन है, ठीक है। ये आपने एक चीज़ याद रखनी है कि एनिमल्स के केस में हम फाइलम का वर्ड यूज़ करते हैं, लेकिन प्लांट्स के केस में हम डिवीज़न यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास स्पीशी है। स्पीशी को हम कैसे डिफ़ाइन करते हैं, अभी हम पीछे पढ़ चुके हैं कि ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। जो एक जैसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जब उनको ग्रुप कर देते हैं तो वो ग्रुप क्या कहलाता है, स्पीशीज़ कहलाता है। और स्पीशी में ये एबिलिटी होती है कि वो एक दूसरे के साथ इंटरब्रीड कर सकते हैं, आपस में इंटरब्रीडिंग के जरिए जीन्स एक्सचेंज होते हैं, जीन्स एक्सचेंज करने के बाद वो फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स रिप्रोड्यूस करवा सकते हैं, मतलब ऐसे ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करवाएं जो आगे नेक्स्ट जनरेशन आगे अपने नस्ल को कंटिन्यू करने के काबिल हों, ठीक है। तो वो ये स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक है कि उनमें रिप्रोडक्शन की एबिलिटी मस्ट होनी चाहिए, तब हम उसे स्पीशी बोलेंगे। अगर उनमें रिप्रोडक्शन की एबिलिटी नहीं है तो वो फिर स्पीशी में नहीं आता है। इसकी जो सबसे बड़ी एग्जांपल है कि हम जिसमें एबिलिटी नहीं होती रिप्रोडक्शन की और हम उसे स्पीशी नहीं बोलते, द ओनली एग्जांपल इज़ म्यूल, ठीक है। म्यूल जिसको उर्दू में खच्चर बोलते हैं, ये मेल डंकी और फीमेल हॉर्स के मिलाप से प्रोड्यूस होता है, जिसको हम म्यूल बोलते हैं, और ये इनफर्टाइल होता है। इनफर्टाइल मीन्स इसमें एबिलिटी नहीं होती रिप्रोडक्शन की, ये अपने यंग वंस प्रोड्यूस नहीं करवा सकता, अपनी जनरेशन को कंटिन्यू नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें ये इनफर्टाइल क्यों होता है, क्योंकि इसमें ऑड नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स हैं। नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स
जिसका ऑड है, जिसकी वजह से ये इनफर्टाइल है और दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस, ये रिप्रोड्यूस भी नहीं कर सकता। सो इट इज़ नॉट अ स्पीशी, इस वजह से हम इसे स्पीशी नहीं बोलते, ठीक है। या वाई म्यूल इज़ नॉट कंसिडर्ड अ स्पीशी, ये इसका क्वेश्चन आ सकता है आप लोगों का, तो ये आप लोगों को आना चाहिए। स्पीशी में एबिलिटी होती है कि वो इंटरब्रीड करे और फर्टाइल ऑस्ट्रिंग्स प्रोड्यूस करे, लेकिन म्यूल में ये करेक्टरिस्टिक नहीं होती, इस वजह से हम कहते हैं कि म्यूल इज़ नॉट अ स्पीशी, ठीक है। स्पीशी जो है वो सबसे बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है और यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है एज वेल एज टेक्सोनमिक रैंक में भी देखें तो सबसे जो मोस्ट बेसिक या सबसे जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो हमारा क्या है, स्पीशी। नेक्स्ट हमारे पास है बायनोमियल नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर इज़ द सिस्टम ऑफ नेमिंग, ठीक है। नेमिंग के सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, नोमेनक्लेचर बोलते हैं। बायनोमियल मीन्स, बाय मीन्स टू एंड नोमियल मीन्स नेम। यहाँ पे हम बायनोमियल नोमेनक्लेचर इसको इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि एक ऐसा सिस्टम ऑफ नेमिंग है जिसमें हम किसी भी स्पीशी को दो नेम्स देते हैं, ठीक है। मतलब उसका जो नेम होता है, स्पीशी नेम होता है, वो दो नामों से मिलकर बना होता है। वो जो दोनों वर्ड्स हैं वो लैटिन वर्ड्स हैं, लातीनी ज़ुबान के लफ्ज़ होते हैं। जो पहला वर्ड है वो नेम ऑफ द जीनस होता है और जो सेकंड वर्ड है वो नेम ऑफ द स्पीशी होता है, ठीक है। बायनोमियल हम इसे क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें नाम के दो पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट जीनस का नाम होता है और जो सेकंड पार्ट होता है वो स्पीशी का नाम होता है। जैसे होमो सैपियंस हैं तो होमो इज़ द नेम ऑफ जीनस एंड सैपियंस इज़ द नेम ऑफ स्पीशी, जो कि साइंटिफिक नेम है ह्यूमन बींग्स का, ठीक है। इसमें जब भी हम इनके नेम्स लिख रहे होते हैं तो हमेशा जो जीनस का नेम जब हम लिख रहे हो, मतलब फर्स्ट पार्ट लिख रहे हो, तो उसका हमें लेटर के फर्स्ट लेटर कैपिटल रखना पड़ता है, लेकिन जब स्पीशी नेम लिख रहे हो तो उसका हम लेटर स्मॉल रखते हैं, ठीक है। द जीनस नेम बिगेंस विद द कैपिटल लेटर बट द स्पीशी नेम बिगेंस विद द स्मॉल लेटर, ठीक है। ईच नेम हैज़ टू पार्ट्स, हर नाम के दो पार्ट्स होते हैं, इस वजह से हम इसे क्या बोलते हैं, बायनोमियल नोमेनक्लेचर। ह्यूमन बींग्स का बायोलॉजिकल नेम या साइंटिफिक नेम क्या है, होमो सैपियंस। होमो हमारा जीनस है और सैपियंस हमारी स्पीशी है। इसी तरह जीनस में बहुत सारी स्पीशीज़ आ जाती हैं, जैसे कैट और लायन। कैट, अगर सारी कैट्स को हम जमा करें तो वो हमारी क्या बनती हैं, एक स्पीशी बनती है। सारे लायंस को जमा करें तो वो एक स्पीशी बनती है, लेकिन ये दोनों स्पीशीज़ एक दूसरे से रिलेट करती हैं, ठीक है। दोनों स्पीशीज़ की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स कॉमन हैं और उन कैरेक्टरिस्टिक्स के कॉमन होने की वजह से हम दोनों स्पीशीज़ को एक ही जीनस में डाल देते हैं, जो कि क्या है, फेलिस। तो दोनों स्पीशीज़ को हमने किस में डाला हुआ है, जीनस फेलिस डाला हुआ है। स्पीशीज़ चेंज है बट इनका जीनस सेम है, तो जीनस सेम भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है, ठीक है। ये था बायनोमियल नोमेनक्लेचर। इस पे लास्ट 2 ईयर से 9th के जो पेपर्स हो रहे हैं उसमें दोनों सालों में इसका क्वेश्चन आया है बायनोमियल नोमेनक्लेचर का, तो आप लोगों ने भी इसको अच्छे से समझना और याद करना है। इजी है, बेसिक आप लोगों ने क्या बताना है कि कार्लस लिनियस ने इंट्रोड्यूस कराया था नेमिंग सिस्टम, जिसके दो पार्ट्स होते हैं और दोनों पार्ट्स लैटिन लैंग्वेज के होते हैं, ठीक है। जो फर्स्ट नेम है वो जीनस का होता है और जो सेकंड नेम है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, स्पीशी को रिप्रेजेंट करता है। हमेशा जो जीनस का नेम है वो उसका जो इनिशियल लेटर होता है वो कैपिटल हम रखते हैं और जो स्पीशी है उसका हम फर्स्ट लेटर स्मॉल रखते हैं, क्योंकि इसके दो पार्ट्स होते हैं नेम के, तो इस वजह से हम इसे बायनोमियल नोमेनक्लेचर बोलते हैं, ठीक है। जीनस में क्या होती हैं, जीनस में है स्पीशीज़। जीनस में एक से ज़्यादा स्पीशीज़ भी हो सकती हैं, जैसे कैट्स स्पीशीज़ हैं, लायंस अलग स्पीशीज़ हैं और दोनों को उन्होंने किस में रखा हुआ है, एक जीनस फेलिस में रखा हुआ है। तो इस जीनस में हमारे पास एक से ज़्यादा स्पीशीज़ भी आ सकती हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इंपॉर्टेंस ऑफ बायनोमियल नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर की इंपॉर्टेंस क्या है। अगर हम नोमेनक्लेचर की इंपॉर्टेंस की बात करें तो हर लैंग्वेज में हर स्पीशी को डिफरेंट नेम दिया गया है। जैसे अगर हम बैंगन की बात करें तो बैंगन को हम इंग्लिश में ब्रिंजल बोलते हैं, पंजाबी में बैंगन बोलेंगे, नहीं उर्दू में बैंगन बोलेंगे, पंजाबी में उसको बताऊँ, पंजाबी जिनकी लैंग्वेज है वो उसको बताऊँ बोलते हैं, सिंध में उसे वैक्टन बोलते हैं। तो ये मतलब एक ही स्पीशी के इतने सारे नेम्स हैं और हर लैंग्वेज में अलग अलग हैं। अब हो सकता है कि बताऊँ पंजाबियों को पता हो कि ये बैंगन है, लेकिन जो उर्दू स्पीकिंग है उनको पता ही नहीं है कि बताऊँ होता क्या है। तो इस तरह से जब हम इस वजह से कि ऐसा हम नाम रखते हैं जो ऑल ओवर द वर्ल्ड उसी एक ही स्पीशी का हो, जैसे और उस स्पीशी को और वो नाम उसका क्या कहलाता है, बायोलॉजिकल नेम कहलाता है, ठीक है। बायोलॉजिकल नेम वो नेम है जो वर्ल्ड वाइड अंडरस्टैंड किया जा सके, ठीक है, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड हो।
इस वजह से डिफरेंट लैंग्वेजेस में स्पीशीज़ के नेम्स डिफरेंट होते हैं, जो कि हर कोई अंडरस्टैंड नो वन इन द वर्ल्ड कैन स्टैंड these every name. That's why they can create confusion, and to avoid this confusion, scientists have introduced a system of biological naming, and the scientific name of brinjal, the scientific name of बैंगन is Solanum molagina. ठीक है, मेलेंजीना, सोलेनम मेलेंजीना इसका बोटेनिकल नेम है या बायोलॉजिकल नेम है, जो कि इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है। दुनिया का हर बंदा समझ जाएगा कि सोलेनम मेलेंजीना किसको बोलते हैं, बैंगन को बोलते हैं या ब्रिंजल को बोलते हैं। ठीक है, तो इस वजह से साइंटिफिक नेम हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं, बायोलॉजिकल नेम्स इम्पॉर्टेंट होते हैं। इसी तरह अगर हम पोटैटो का साइंटिफिक नेम देखें तो उसका सोलेनम ट्यूबरसम है, राइस का ओराइजा सेटिवा। तो एक क्वेश्चन आपका अक्सर बने हुए आ सकते हैं कि राइट डाउन द बायोलॉजिकल नेम्स ऑफ ब्रिंजल, पोटैटो, राइस, ह्यूमन बींग्स, या हमने अभी पढ़ी पी का पढ़ा। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि इनके साइंटिफिक नेम्स या बायोलॉजिकल नेम्स क्या हैं, बायनोमियल नोमेनक्लेचर ने स्पीशीज़ को क्या नाम दिए हैं, ये आपको नेम्स आने चाहिए ऑब्जेक्टिव्स के लिए भी, शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए भी। और इसकी एक इम्पॉर्टेंस क्या है कि इसका साइंटिफिक नेम का एक ही सबसे बड़ा फ़ायदा है कि हर स्पीशी का एक अपना नाम है। ठीक है, हर स्पीशी का एक सिंगल नेम है जो ऑल ओवर द वर्ल्ड अंडरस्टैंड किया जाता है। ठीक है, तो ये इसकी इम्पोर्टेंस है बायनोमियल नोमेनक्लेचर की। नेक्स्ट है कॉम्प्लिकेशंस ऑफ क्लासिफाइंग वायरसेस। बाकी हर ऑर्गेनिज़म को हमने क्लासीफाई कर लिया, लेकिन जो हमारा मसला रह गया वो सिर्फ वायरसेस के साथ रह गया। वायरसेस को हम अभी तक किसी किंगडम में नहीं डाल सके। उसकी रीज़न ये है क्योंकि वायरसेस हमें लिविंग थिंग्स लाइक करेक्टरिस्टिक्स भी देता है और नॉन लिविंग थिंग्स लाइक करेक्टरिस्टिक्स भी देता है। तो हमारे लिए कंफ्यूजिंग है कि कॉम्प्लिकेटेड है कि हम एक ऐसी करेक्टरिस्टिक हमने उनको प्रोटिस्टा को तो क्लासीफाई कर दिया जिनके प्लांट लाइक करेक्टरिस्टिक्स भी थे, एनिमल लाइक करेक्टरिस्टिक्स भी थे, लेकिन ये हमारे पास एक एक्सेप्शन थी जो लिविंग थिंग करेक्टरिस्टिक्स भी शो करता है और नॉन लिविंग थिंग्स भी। अब ये हमारे लिए कंफ्यूजिंग है, कॉम्प्लिकेटेड है कि हम ऐसी चीज़ों को कौन सी क्लास में डालें। तो इसको अभी तक हम क्लासीफाई नहीं कर पाए। अगर हम वायरसेस की लिविंग करेक्टरिस्टिक्स देखें तो वायरसेस हमारे पास डिफरेंट वेराइटीज़ में मौजूद होते हैं। जैसे यहाँ पे देखें प्रायोन्स वायरसेस हैं, वायरॉइड्स वायरसेस हैं। प्रायोन्स वायरसेस वो वायरसेस होते हैं जो सिंगल सिर्फ प्रोटीन से बने होते हैं, और वायरॉइड्स वायरसेस वो होते हैं जो सर्कुलर आरएनए से बने होते हैं। तो ये हमारे पास वेराइटीज़ हैं इनकी, और वेराइटी जस्ट किसकी होती है, लिविंग थिंग्स की होती है। ठीक है, दे हैव देयर ओन जेनेटिक मटीरियल इन द फॉर्म ऑफ आइदर आरएनए और डीएनए। इनका अपना जेनेटिक मटीरियल होता है और वो आरएनए डीएनए दोनों फॉर्म्स में हो सकता है। दे रिप्रोड्यूस यूजिंग द मटीरियल ऑफ द होस्ट सेल, दे इन्फेक्ट। और रिप्रोडक्शन के लिए इनके अपने पास किसी किस्म का कोई मटेरियल नहीं होता, किसी किस्म का कोई एंजाइम नहीं होता। तो जब इन्होंने रिप्रोड्यूस करना होता है तो जिस होस्ट में ये डिजीज़ कॉज करते हैं, जिस होस्ट को ये इन्फेक्ट करते हैं, उसी होस्ट का मटेरियल यूज़ करके ये रिप्रोडक्शन देते हैं। ठीक है, दे एंटर द सेल्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड कॉज डिजीज़। ठीक है, जब ये लिविंग ऑर्गेनिज्म से बाहर ये इनर्ट है, किसी किस्म की कोई डिजीज़ कॉज नहीं करते और वो नॉन लिविंग है, लेकिन जैसे ही ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में एंटर होते हैं, उनकी सेल्स में एंटर होते हैं, तो ये वहाँ पे डिजीज़ कॉज करना शुरू कर देते हैं और लिविंग थिंग्स लाइक प्रॉपर्टीज़ शो करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, ये सारी इसकी लिविंग करेक्टरिस्टिक्स थी। लिविंग करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, दे ऑकर इन डिफरेंट वेराइटीज़, दे हैव देयर ओन जेनेटिक मटेरियल जो आरएनए डीएनए दोनों फॉर्म्स में हो सकता है। दे रिप्रोड्यूस यूजिंग द मटेरियल ऑफ द होस्ट। ठीक है, ये रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं, मटेरियल होस्ट का मटेरियल यूज़ करते हैं जिसमें ये डिजीज़ फैला रहे होते हैं। और दे एंटर द सेल्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड कॉज डिजीज़। ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स के सेल्स में जैसे ही एंटर होते हैं वहाँ पे डिजीज़ कॉज करते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स लाइक करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, इनका सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं होता। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन सेल वॉल का कोई कॉन्सेप्ट इनमें नहीं होता, ना ही इनमें ऑर्गेनेलीज होती हैं, और इनमें इनका एंजाइम सिस्टम भी नहीं होता। इस वजह से इनमें रिप्रोडक्शन एक्सक्रीशन रेस्पायरेशन डाइजेशन इस तरह का कोई प्रोसेस नहीं होता, इसलिए इनकी नॉन लिविंग करेक्टरिस्टिक्स हैं। दे कैन बी क्रिस्टलाइज्ड एंड स्टोर इन बॉटल्स। इनको हम क्रिस्टल्स की फॉर्म में बॉटल में भी स्टोर कर सकते हैं। ये रेस्पायर नहीं करते, नॉन लिविंग करेक्टरिस्टिक्स हैं। आउटसाइड द होस्ट ऑफ द बॉडी ये क्या है, नॉन लिविंग है। ये वहाँ पे रेस्पायरेशन लिविंग थिंग्स ही रेस्पायर करती हैं। जब आउटसाइड द होस्ट ऑफ द बॉडी ये नॉन लिविंग है, मीन्स ये रेस्पायर भी नहीं करेंगी।
वायरसेस बिहेव एज नॉन लिविंग इनर्ट इन्फेक्शियस पार्टिकल्स आउटसाइड द होस्ट। जब भी वायरसेस नॉन लिविंग थिंग्स की बॉडी से बाहर होती हैं तो ये इनर्ट इन्फेक्शियस पार्टिकल्स है, मींस डिजीज़ काजिंग पार्टिकल्स तो हैं लेकिन आउटसाइड द बॉडी ये इनर्ट हैं, किसी किस्म का कोई इन्फेक्शन कॉज नहीं कर सकती। ठीक है, तो दीज वर ऑल इनकी नॉन लिविंग थिंग्स लाइक करेक्टरिस्टिक्स। इस वजह से हम इनको बॉर्डर लाइन पे रखते हैं लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के। सो दे आर नॉट